अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी मुझे काटो नाग, पहला हिस्सा। शहजादी जलाला ने घबराकर कोने में देखा। वो नौजवान जो अभी उसके पास बैठा था और उसके साथ बातें कर रहा था अब कोने में नहीं था। वो कुछ खौफजदा सी हो गई। इतने में पहरेदार सिपाही तहखाने में आ गया और गरज कर बोला, तुम किससे बातें कर रही हो? शहजादी जलाला ने झुंझला कर कहा, यहाँ मेरे सिवा और कौन है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ? क्या तुम्हें यहाँ कोई दूसरा आदमी नजर आ रहा है? पहरेदार सिपाही ने तहखाने में चारों तरफ देखा। शमा की रोशनी में तहखाना बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। सिवाय उसके और शहजादी जलाला और उसके बच्चों के और कोई नहीं था। सिपाही ने कहा, तो फिर तुम्हारी आवाज क्यों आ रही थी? शहजादी ने कहा, मैं अपने बच्चों को लोरी सुना रही थी। सिपाही ने गुस्से में कहा, खबरदार जो अब लोरी सुनाई, खामोशी से सो जाओ। ये कहकर सिपाही भारी कदम उठाता जीना चढ़ने लगा। जब उसके कदमों की आवाज ऊपर जाकर गायब हो गई तो नाग जो सांप बनकर कोने में एक जगह दीवार से चिमट गया था फौरन इंसानी शक्ल में आ गया। शहजादी जलाला को अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। उसने कहा, क्या तुम कोई जादूगर हो? मैंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा। तुम कैसे गायब हो गए? अब शहजादी बहुत ही धीमी आवाज में बोल रही थी। नाग ने करीब आकर कहा, हाँ शहजादी जलाला, तुम मुझे जादूगर ही समझो। मेरे पास ऐसा जादू है कि मैं गायब हो जाता हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। मुझे ये बताओ शहजादी कि तुम यहाँ से फरार होकर किस मुल्क में जाना पसंद करोगी? शहजादी जलाला ने आहिस्ता से कहा, मुल्क मिस्र में, वहाँ मेरी वालदा रहती हैं। नाग उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। नाग जीने में आ गया। मारिया उसके साथ थी। जीने में आते ही नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार की। मारिया ने उसे अपनी कलाई पर लपेटा और तहखाने से निकलकर किले की छत पर आ गया। यहाँ कोई सिपाही या पहरेदार नहीं था। मारिया ने कहा, अच्छा किया जो तुमने शहजादी को मेरा नहीं बताया। नाग बोला, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। कमबख्त अचानक सिपाही के आ जाने की वजह से मुझे सांप बनकर दीवार से चिमट जाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा भेद खुल गया। इसके सिवा कोई चारा ना था। मारिया बोली, अच्छा किया। अब बताओ शहजादी को यहाँ से कैसे निकाला जाए? नाग ने कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है? इस वक्त यहाँ सिर्फ 12 अदद सिपाही हैं। 4 तहखाने के बाहर पहरा दे रहे हैं और 8 सिपाही किले के दरवाजे पर खड़े हैं। बस हमें उनसे ही छुटकारा हासिल करना होगा। मारिया ने कहा, क्या हम उन्हें हलाक कर डालें? नाग बोला, उन्हें बेकसूर हलाक करना जुल्म होगा। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। मैं सांप बनकर उनको डसता हूँ और उनके जिस्मों में सिर्फ इतना ही जहर दाखिल करूंगा जिससे ये कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाएं। इतनी देर में हम शहजादी को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये बताओ कि यहाँ से मिस्र को रास्ता किधर से जाता है? मारिया ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, मैं इस सहराई इलाके से पूरी तरह वाकिफ हूँ। चलो नीचे चलकर तुम अपना काम शुरू करो। मारिया और नाग किले की छत से नीचे आ गई। किले के दरवाजे पर अंदर की तरफ मशाल रोशन थी, जिसकी रोशनी दालान से होती हुई वहां तक आ रही थी जहां तहखाने को जीना जाता था। यहाँ जीने के बाहर 4 सिपाही इस तरह पहरा दे रहे थे कि 2 सिपाही पत्थरों के बेंच पर बैठे थे और 2 नेज़े लिए टहल रहे थे। नाग ने नीचे आते ही सांप की शक्ल बदल ली। रात के अंधेरे में उसका काम कोई मुश्किल नहीं था। उसने सबसे पहले बेंच पर बैठे हुए सिपाही को पांव पर डसा। सिपाही को ऐसा लगा जैसे पांव के ऊपर टखने के पास कोई कांटा चुभ गया हो। वो झुककर अपने पांव पर हाथ फेरने लगा, मगर नाग का जहर बड़ा कारी था। ये सिर्फ बेहोश करने वाला ही जहर था। सिपाही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। इतनी देर में दूसरे सिपाही को भी नाग ने डस दिया। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े तो तीसरे ने शोर मचा दिया कि कोई सांप आ गया है। किले के दरवाजे पर जो सिपाही खड़े थे वो उधर को दौड़े। नाग ने बाकी 2 सिपाहियों को भी डस दिया। अब बाकी 8 सिपाही रह गए थे। उनमें से एक सिपाही ने नाग को देख लिया और उस पर तलवार मारी। नाग अगर उछलकर दूसरी तरफ ना हो जाता तो तलवार ने उसके 2 टुकड़े कर दिए होते। मारिया ने जब यह आलम देखा तो लपक कर 2 सिपाहियों को गर्दनों से दबोचकर एक दूसरे से इस तरह टकराया कि दोनों के सर खुल गए और वो जख्मी होकर ढेर हो गए। बाकी सिपाहियों को भी नाग और मारिया ने मिलकर बेहोश करके जमीन पर डाल दिया। फिर नाग इंसानी शक्ल में नीचे गया और शहजादी जलाला और उसके बच्चों को बाहर निकाल लिया। तवेले में घोड़े और एक बग्गी मौजूद थी। नाग ने शहजादी और उसके बच्चों को बग्गी में सवार कराया। आगे 2 घोड़े जोते और बग्गी पर बैठकर घोड़ों को ऐसा हंटर मारा कि वो किले के दरवाजे से निकलते ही सरपट दौड़ने लगे। मारिया नाग के पास ही बग्गी पर बैठी थी। घोड़े सहराई मैदान में बर्क रफ्तारी से भागे जा रहे थे। मारिया ने नाग को रास्ता बता दिया था। रात के पिछले पहर तक बग्गी सहरा में भागती रही। पौ फटने लगी तो बग्गी शाम के सहराओं से निकलकर मिस्र के बियाबानों में दाखिल हो गई। जब सुबह की सफेदी चारों तरफ नमूदार हुई तो नाग को दूर एहरामे मिस्र नजर आए।
बग्गी मिस्र की सरहद में दाखिल हो गई। यहाँ जगह जगह फौज की चौकियां बनी हुई थीं, क्योंकि सलीबी जंग शुरू हो चुकी थी और यरूशलेम पर कब्जे के बाद खतरा था कि ईसाई फौजें मिस्र पर हमला कर देंगी। मिस्री सिपाहियों ने बग्गी को रोक लिया। नाग ने उतरकर उन्हें बताया कि बग्गी में यरूशलेम के मुसलमान गवर्नर की बीवी शहजादी जलाला और उसके बच्चे सवार हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से वहां से लाया गया है। मुसलमान मिस्री सिपाही अदब से सलाम करके पीछे हट गए। फिर चौकी का मुहाफिज नाग के साथ बग्गी में बैठ गया और बग्गी को शाही महल की तरफ ले चला। शाही महल में फौज के सालार ने नाग से मुलाकात करने के बाद शहजादी जलाला और उसके बच्चों को बड़े एहतराम के साथ महल में पहुंचा दिया। मुसलमान मिस्री सालार ने नाग का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम बहादुर नौजवान हो, हमें तुमसे यरूशलेम और रिचर्ड की फौजों के बारे में बहुत सी अहम मालूमात हासिल करनी है। अभी तुम आराम करो, इंशाल्लाह दोपहर के खाने पर तुमसे बातें होंगी। उस वक्त मिस्री मुसलमान सिपा सालार के पास उसका एक नौकर भी खड़ा था जो ईसाई जासूस था। उसका असल नाम पीटर था, मगर मुसलमान नाम अब्दुल के नाम से सिपा सालार के पास मुलाजिम हो गया था और अपना एतमाद बहाल किए हुए था। जब उसको मालूम हुआ कि नाग नाम का एक नौजवान यरूशलेम से शहजादी जलाला और उसके बच्चों को भगाकर मिस्र ले आया है और दोपहर को नाग यरूशलेम के बारे में फौजी मालूमात भी देने वाला है, तो उसके कान खड़े हो गए और उसकी सारी वफादारियां ईसाई सलीबी फौजों के साथ थी। मिस्र में ही उसका एक साथी जासूस भी मौजूद था जो काहिरा के एक बाजार में तांबे के बर्तन फरोख्त करता था। वो भी एक मुसलमान बनकर वहां दुकानदारी करता था। ईसाई जासूस पीटर मौका मिलते ही सिपा सालार के महल से निकलकर सीधा काहिरा के बाजार में अपने साथी ईसाई जासूस की दुकान पर पहुंचा। उसे सारी बात बयान की और कहा, नाग एक नौजवान मुसलमान है और वो यरूशलेम से आया है। वो शाही महल में भी जाता रहा है। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपा सालार को ईसाई फौजों की पूरी नकलो हरकत के बारे में बता देगा और ईसाई फौजों का बहुत सख्त नुकसान होगा। जासूस डेविस ने कहा, फौरन पता करो कि ये नाग कहाँ ठहरा हुआ है। जासूस पीटर ने कहा, वो शाही मेहमान खाने में ठहरा हुआ है। और फिर जासूस पीटर ने अपने साथी जासूस डेविस को शाही मेहमान खाने का वो कमरा भी बता दिया जहां नाग ठहरा हुआ था और जिसके अंदर एक खुफिया रास्ता भी जाता था। जासूस पीटर ने कहा, नाग अभी उस कमरे में आराम कर रहा है। अगर तुम अभी वहां आना चाहो तो खुफिया रास्ता तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। डेविस जासूस ने कहा, पीटर, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा और असल काम तुम ही करोगे। फिर दोनों सर जोड़कर बैठ गए और बहुत जल्द उन्होंने एक मंसूबा तैयार कर लिया और डेविस जासूस ने अपने साथी पीटर को एक बारीक सुई दी जो रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी। ये 10वीं सदी ईस्वी का जमाना था। साइंस के मैदान में पहले के मुकाबले में काफी तरक्की हो चुकी थी। हिस्पानिया में मुसलमानों के दौरे हुकूमत में बहुत ही इजादात हो चुकी थीं। ईसाई जासूस डेविस ने पीटर से कहा, ये सुई जहर में भुजी हुई है। तुम्हें नाग के पास जाकर किसी तरह इस सुई को उसके जिस्म में दाखिल करना होगा। बस इसके फौरन बाद वो मर जाएगा। इसका जहर बहुत ही मुहलिक है। उसके बाद मैं भी कमरे में आ जाऊंगा और फिर हम नाग की लाश को ठिकाने लगा देंगे। जासूस पीटर ने कहा, नाग की लाश को ठिकाने लगाने की क्या जरूरत है, उसके कमरे में ही पड़ी रहने देंगे। जासूस डेविस बोला, तुम अभी नादान हो, नाग जहर से हलाक होगा। शाही हकीम को फौरन पता चल जाएगा कि शाही मेहमान को जहर दिया गया है और सबसे पहले तुम पर ही शक होगा, क्योंकि तुम उसकी खिदमत पर मामूर किए गए हो। लाश गायब हो गई तो ये समझ लिया जाएगा कि नाग अपने तौर पर कहीं चला गया है। अब जहरीली सुई लेकर फौरन जाओ और हमारे दुश्मन को ठिकाने लगा दो, इससे पहले कि वो हमारी फौजों के बारे में सुल्तान के सिपा सालार को अहम मालूमात मुहैया करे। मैं तुम्हें थोड़ी देर में खुफिया दरवाजे पर मिलूंगा। जासूस पीटर ईसाई साथी जासूस डेविस की दुकान से निकलकर महल की तरफ रवाना हो गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद डेविस भी दुकान के अकबी दरवाजे से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और शाही मेहमान खाने के खुफिया दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वो उस खुफिया दरवाजे को अच्छी तरह जानता था। पीटर जासूस ने जाते ही उस दरवाजे को अंदर से खोल दिया था। जासूस डेविस खुफिया दरवाजे से थोड़ी दूर जैतून की झाड़ियों में घोड़े से उतर पड़ा। घोड़े को उसने वहीं बांधा और झाड़ियों के ओट में आगे बढ़ता खुफिया दरवाजे में दाखिल हो गया। ये एक सुरंग थी जो सीधी शाही मेहमान खाने के उस कमरे को जाती थी जहां नाग रहता था। दूसरी तरफ जासूस पीटर जहरीली सुई जेब में रखे सीधा नाग के कमरे में आ गया। उसने हाथ में तश्त थाम रखा था जिसमें दरिया नील के ठंडे कमल का शरबत था। इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त मारिया कमरे में नहीं थी। वो शाही महल में शहजादी जलाला की खैरियत मालूम करने गई हुई थी। कमरे में नाग अकेला था और पलंग पर लेटा अंबर और केटी थ्यूसोंग के बारे में सोच रहा था कि वो किस हाल में होंगे। पीटर जासूस ने अंदर आकर मुसलमानों की तरह अदब से सलाम किया और बोला, सालारे आजम ने आपके लिए खास कमल का शरबत भेजा है, नोश फरमाइए हजूर। नाग ने पलंग से उठते हुए कहा, इसे मेज पर रख दो, हम थोड़ी देर बाद पियेंगे।
नाग शरबत नहीं पीना चाहता था, ना जाने उसमें कोई दवा ही मिली हो। जासूस पीटर ने तश्त मेज पर रख दिया और पलंग के सरहाने ठीक करने के बहाने नाग के पीछे की जानिब आ गया। बस उसके लिए इतनी मोहलत ही काफी थी। जहरीली सुई पीटर ने पहले ही से निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। जो ही वो नाग के पीछे आया, उसने फुर्ती से सुई नाग की गर्दन में चुभो दी। नाग ने तड़प कर पीछे देखा, मगर जहर अपना काम कर चुका था। नाग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसकी आवाज बंद हो गई, जिस्म ठंडा हो गया और वहीं पलंग पर लुढ़क गया। फौरन खुफिया दरवाजे में से जासूस डेविस निकला और बोला, लाश को लेकर नीचे सुरंग में आ जाओ। दोनों नाग की लाश को सुरंग में से निकालकर बाहर जैतून की झाड़ियों में आ गए। लाश को एक बोरी में बंद किया और घोड़ों पर सवार होकर शहर से दूर अबुअल हॉल के अकब में, जो वीरान पुराना कब्रिस्तान बना हुआ था, वहां एक जगह रेतली जमीन को खोदा और नाग की लाश को कब्र में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी और कब्र बंद कर दी। कब्र के ऊपर एक पुरानी कब्र का कतबा उतार कर लगा दिया, जिस पर लिखा था, यहाँ फिरौन का बावर्ची दफन है। जासूस पीटर और डेविस जब ये काम कर चुके तो घोड़ों पर सवार होकर वापस चल पड़े। जब मारिया वापस नाग के कमरे में आई तो देखा कि नाग वहां मौजूद नहीं है। कमरे से निकलकर बाहर बाग में देखा, नाग वहां भी नहीं था। वापस कमरे में आई, एक बार फिर नाग को तलाश किया, नाग गायब था। अचानक मारिया ने महसूस किया कि नाग की खुशबू भी नहीं आ रही। अब तो मारिया बहुत परेशान हुई, नाग कहाँ चला गया। मारिया ने काहिरा के सारे शहर में नाग की तलाश शुरू कर दी। वो पुराने अहराम की तरफ भी गई। ये वो अहराम थे जिनको नाग अंबर ने मारिया के साथ तामीर होते देखा था। अब वो आसारे कदीमा की शक्ल में थे। यहाँ भी नाग कहीं ना मिला, उसकी खुशबू भी नहीं आ रही थी। चूंकि उन सब का ताल्लुक कदीम मिस्र के अहराम से बड़ा गहरा था, इसलिए मारिया को उम्मीद थी कि वहां नाग का कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। मारिया ने तीनों अहरामों के इर्द गिर्द फिजा में 2-3 चक्कर लगाए। वो नाग की खुशबू लेना चाहती थी, जो उसे कहीं भी महसूस न हुई। अब वो पहले अहराम में दाखिल हो गई। ये अहराम मिस्र के उस बादशाह यानी उस खास फिरौन का था जिसने पहली बार अहराम तामीर कराया था। इसके अंदर उस फिरौन की मम्मी भी सोने चांदी के बर्तनों और जवाहरात के साथ दफन थी। ये तीनों अहराम इतने बड़े थे और इनकी बुनियादें जमीन के अंदर इतनी गहराई तक चली गई थीं कि कोई बड़े से बड़ा चोर भी इसमें सुरंग बनाकर अंदर नहीं जा सकता था। चोरों ने सिर्फ छोटे अहरामों में लूटमार की थी। मारिया ने इस पहले हरम को अंदर जाकर चारों तरफ से फिर देखा, फिर दूसरे हरम में आ गई। यहाँ भी ना तो नाग की खुशबू थी और ना ही वो कहीं नजर आया। मारिया तीसरे हरम में दाखिल हुई तो उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू उसने कभी अंबर के साथ फिरौन की बेगमात के महल में सूंघी थी। कदीम मिस्र के इत्रियात उस जमाने में सारी दुनिया में मशहूर थे। कदीम मिस्री अतार कमल और दूसरे फूलों से ऐसा हसीन और खुशबूदार अतर खींचते थे कि जिसकी खुशबू कपड़ों के बार बार धुलने के बावजूद बाकी रहती थी। ये इतर सारी दुनिया में पसंद किए जाते थे। मारिया ने इस किस्म के इतर की धीमी सी खुशबू महसूस की। हरम में अंधेरा घुप था, कहीं बाहर से अंदर रोशनी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर मारिया को अंधेरे में भी हर शय नजर आ रही थी। वो फिरौन के मकबरे से अभी दूर थी और उस तारीक राहदारी पर से गुजर रही थी जहां से फिरौन के ताबूत को गुलाम और कनीजें उठाकर ताबूत के अंदर ले गई थीं। खुशबू उस राहदारी में भी फैली हुई थी। आगे जाकर राहदारी बंद हो गई। सामने दीवार आ गई जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई थी। मारिया ने महसूस किया कि खुशबू दीवार की दूसरी जानिब से आ रही है। वो मोटी और भारी दीवार में से गुजरकर दूसरी तरफ चली गई। क्या देखती है कि दोनों जानिब एक दालान है जिसकी छत 4 सफेद पत्थर के सतूनों पर खड़ी है। दालान के वस्त में एक कब्र बनी थी जिसके ऊपर सोने का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत बंद था और ढक्कन के ऊपर एक तरफ किसी मलका का सर बना हुआ था। मारिया ने रेत पर कुछ इंसानी पांव के निशान देखे। ये उन लोगों के पांव के निशान थे जो मलका के ताबूत को हरम में दफन करने लाए थे। ताबूत के आसपास रेत पर मारिया ने इंसानी हड्डियों के ढांचे इधर उधर बिखरे पड़े देखे। ये उन गुलामों और कनीजों के ढांचे थे जो वहां हरम बंद हो जाने के बाद दम घुटकर मर गए थे। खुशबू एक सतून के पीछे से आ रही थी जहां मारिया को किसी के आहिस्ता से आ भरने की आवाज भी सुनाई दी। मारिया हैरान रह गई। हजारों साल से बंद इस एहराम में ये कौन था जिसने आ भरी थी। मारिया लपक कर सतून के पीछे आई तो ये देखकर दंग रह गई कि रेत पर एक स्याफाम औरत सतून से टेक लगाए सर झुकाए बैठी थी। उसका रंग हबशी औरतों जैसा था। वो एक नौजवान हबशी लड़की थी जिसके बाल घुंघरियाले स्याह थे। लिबास कनीजों जैसा था और कानों में जमुर्द के बुंदे थे। उस कनीज को मारिया की मौजूदगी का बिल्कुल एहसास न हुआ, जिससे मारिया समझ गई कि ये कोई रू या बदरू नहीं है। मारिया ने आहिस्ता से कनीज के करीब जाकर कहा, तुम कौन हो? हबशी कनीज ने चौंक कर सर उठाया। उसकी सी आंखों में वहशत और दहशत थी। उसने घबरा कर कहा, क्या तुम मलका की रूह हो? मारिया ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं किसी मलका या कनीज की रूह नहीं हूँ। मेरा नाम मारिया है। मैं एक तिलिस्म की वजह से किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन तुम इस चारों तरफ से बंद हरम में कैसे जिंदा हो?
यहाँ तो हजारों बरस से ताज़ा हवा नहीं आ रही। हबशी कनीज ने कहा, मैं तुम पर एतबार करती हूँ, मगर मैं जो कुछ कहूंगी तुम्हें उस पर यकीन नहीं आएगा। मारिया ने कहा, तुम कहो तो सही, क्या तुम्हें किसी डाकू ने सुरंग खोदने के बाद यहाँ कैद कर रखा है? मगर मुझे तो यहाँ कोई सुरंग नजर नहीं आ रही। हबशी कनीज ने आ भर कर कहा, मेरा नाम सुनानी है, मैं उस मलका की कनीज थी जो इस कब्र में दफन है। मारिया तो हबशन कनीज का मुंह तकते रह गई। तुम्हारा मतलब है कि तुम 5000 बरस से यहाँ जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? कनीज सुनानी ने कहा, यकीन करो कि मैं 5000 बरस से जिंदा चली आ रही हूँ और 5000 साल के बाद आज पहली बार किसी औरत से गुफ्तगू कर रही हूँ। मारिया ने ताज्जुब से कहा, मगर तुम्हारे साथ जो गुलाम और दूसरी कनीजें इस मकबरे में आई थीं, उनकी तो हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, फिर तुम किस तरह जिंदा रही? सोनाली कनीज ने गहरा सांस लिया और बोली, मारिया बहन, मैं फिरौने मिस्र के दरबार में मुलाजिम एक मुहाफिज सिपाही से प्यार करती थी और हमने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी। ये शादी हमने छुपा कर की थी। जब मलका का इंतकाल हुआ तो जिन कनीजों और गुलामों को मलका के साथ मकबरे में दफन किया जाना था, उनमें मेरा नाम भी आ गया, क्योंकि मैं मलका की खास कनीज थी। उस वक्त दूसरे गुलामों और कनीजों के साथ मुझे भी गिरफ्तार करके काल कोठरी में बंद कर दिया गया। ये इसलिए किया गया कि कहीं हम में से कोई अपनी जान बचाने के लिए फरार न हो जाए। मैं अपने खावंद से जुदा हो गई। मुझे इसका बहुत दुख था। अब मुझे मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता था। मलका की लाश को मुर्दा खाने में हनूत किया जा रहा था। उसको दफन करने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। मेरी कोठरी के बाहर भी सख्त पहरा लगा था। मेरा खावंद मुझे किसी सूरत में भी नहीं मिल सकता था। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे भी दूसरी कनीजों और गुलामों के साथ मकबरे में जिंदा दफन करने के लिए ले जाना था। मलका का जनाजा सुबह के वक्त जाने वाला था कि आधी रात को मेरी कोठरी के पहरेदार ने एक छोटी सी पोटली मेरी तरफ फेंकी और कहा, ये तुम्हारे खावंद ने तुम्हारे लिए भिजवाई है। मैंने जल्दी से पोटली को खोला। उसमें नीले रंग की एक छोटी सी शीशी और एक रुक्का था। मैंने रुक्का पढ़ा। उसमें मेरे खावंद ने लिखा था, प्यारी सोनाली, शीशी में एक खास अरक है जो मैंने कॉर्नी के एक हकीम से लिया है। मैंने आधा अरक पी लिया है, बाकी का आधा अरक तुम पी लो। इसकी वजह से तुम मकबरे में दफन होने के बाद भी जिंदा रहोगी और मर न सकोगी। मैं मौका पाकर मकबरे में सुरंग लगाकर आऊंगा और तुम्हें निकाल कर ले जाऊंगा। दवाई पीने के बाद तुम्हें भूख और प्यास भी नहीं लगेगी और तुम पूरी तरह सेहतमंद और चाको चौबंद रहोगी और तुम्हें ताज़ा हवा की भी जरूरत नहीं होगी। मारिया बहन, मैंने शीशी में बचा हुआ अरक पी लिया। दूसरे रोज सुबह मुझे जंजीरों में जकड़कर बाहर लाया गया। बाहर मलका का जनाजा तैयार था। 2-4 कनीजों और 4 गुलामों को भी जंजीरों में जकड़ दिया गया था। ये भी मलका के ताबूत के साथ मकबरे में जिंदा ही दफन किए जा रही थी। मातमी जुलूस एहराम की तरफ चल पड़ा। एक जगह मेरे खावंद ने मुझे हजूम में से देखा और हाथ हिलाकर गोया हौसला दिया कि फिक्र न करो, हम दोनों जिंदा रहेंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिल जाएंगे। जुलूस एहराम के बुलंद और तारीक दरवाजे में से गुजरकर राहदारी में से गुजरता मकबरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। शाही गोरकन और सिपाहियों ने सबसे पहले हम 5 कनीजों और 4 गुलामों को जबरदस्ती मकबरे के अंदर धकेल दिया। उसके बाद शाही गोरकन मलका के ताबूत को अंदर लाए और चबूतरे पर रख दिया। फिर मलका का खजाना, उसके जेवरात, जवाहरात और शाही लिबास भी रख दिया गया। यही वो मकबरा था जहां आज से 5000 साल पहले मैं दाखिल हुई थी, बल्कि मुझे भी दूसरी कनीजों और गुलामों के साथ जबरदस्ती दफन कर दिया गया था। फिर पत्थरों की भारी और मोटी दीवार गिरा दी गई और हम कनीजें और गुलाम एक मुर्दा मलका की लाश के पास मकबरे में जिंदा दफन कर दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता मकबरे की ताज़ा हवा खत्म होना शुरू हो गई। मैंने महसूस किया कि मुझे सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी, जबकि मेरी साथी कनीजों और गुलामों का दम घुटने लगा था और वो अपनी गर्दनों को पकड़े रेत पर लेटे तड़पने लगे थे, इस ख्याल से कि कहीं मुझे आसानी से सांस लेते देखकर ये मुझ पर हमला न कर दें। मैं भी उन्हीं की तरह रेत पर लेटकर तड़पने और हलक से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। मेरे देखते देखते कनीजें और गुलाम ताज़ा हवा ना मिलने की वजह से बेहोश हो गए। मैं पूरी तरह से होश में थी। मैं उठकर बैठ गई। बारी बारी सब कनीजों और गुलामों को देखा। उनके सांस बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। दिलों की धड़कन भी सुस्त हो रही थी, नब्जें डूब रही थीं और फिर वो मर गए। मगर मैं जिंदा थी। मुझ पर किसी भी कमजोरी का असर नहीं रहा था। मैंने उठकर पहला काम यह किया कि मकबरे की दीवारों को जगह जगह से देखा कि कहीं बाहर जाने का कोई रास्ता मिल सकता है, मगर इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब मेरे दिल पर खौफ छाने लगा। मैं सोचने लगी कि मेरा खावंद सारंग सुरंग लगाकर कैसे मेरे पास आएगा। कहीं मैं क़यामत तक के लिए यहाँ बंद तो नहीं हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि दिन गुजर रहा है कि रात गुजर रही है। मेरे देखते देखते मेरे साथी गुलाम और कनीजों की लाशें हड्डियों के पिंजर बन गईं। इसके बाद मुझ पर गनूदगी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। मुझे गनूदगी आती और फिर मैं सो जाती। खुदा जाने मैं 200 बरस तक सोई रही या 500 बरस तक। जब आंख खुलती तो मैं पहले से ज्यादा अपने आप को सेहतमंद और ताज़ा दम पाती। अब मुझे भी ये याद नहीं रहा था कि मैं इन 5000 सालों में कितनी बार सोई हूँ।
मुझे तो पहली बार तुम्हारी जुबान से मालूम हुआ कि मुझे यहाँ जिंदा दफन हुए 5000 साल गुजर गए हैं। मारिया ने खास खुशबू का जिक्र किया तो कनीज सोनाली ने कहा, यह खुशबू मुझे यहाँ दफन करने से पहले लगाई गई थी। ये शाही इत्रियात की खुशबू है और मेरे साथ ये खुशबू भी मेरे कपड़ों में जिंदा है। फिर सोनाली ने बड़ी आजीजी से कहा, मारिया बहन, हजारों बरस बीत गए मगर मेरा खामंद मुझे लेने नहीं आया। मारिया ने कहा, सोनाली अब उसे भूल जाओ, उसकी तो हड्डियां भी बाकी न बची होंगी। सोनाली ने गर्दन उठाकर कहा, नहीं मारिया बहन, मेरा खामंद सारंग जिंदा होगा। जिस अरक को मैं पीकर 5000 साल से जिंदा हूँ, ये कैसे हो सकता है कि उसी अरक को पीने के बाद वो जिंदा ना होगा। मारिया ने कहा, अगर वो जिंदा होता तो किसी न किसी तरह इतने सालों में तुम्हारे पास पहुंचने और तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश जरूर करता। सोनाली कहने लगी, बहन तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सारंग को मैं खुद तलाश कर लूंगी, वो जिंदा है और मुझे यकीन है कि कहीं न कहीं मुझे जरूर मिल जाएगा। मारिया सोच में पड़ गई। सोनाली को इस मकबरे से बाहर निकालना कोई मुश्किल न था, मगर वो इस अंदेशी की वजह से परेशान थी कि जो अरक उसने पी रखा है उसका असर सिर्फ मकबरे के अंदर तक ही महदूद हो और मकबरे के बाहर निकलते ही वो एकदम से बूढ़ी होकर मर जाए और उसकी हड्डियां गल सड़ जाएं। जैसे कि मारिया को यकीन था कि उसका खामद सारंग कभी का मर खप गया होगा, मगर सोनाली हर हालत में बाहर निकलना चाहती थी। 5000 साल से उसने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। जब मारिया ने उसे बताया कि वो जमाना 10वीं सदी ईस्वी का है तो उसकी समझ में कुछ न आया। वो एक ही रट लगा रही थी कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। आखिर मारिया ने उस पर अपना खदशा जाहिर कर दिया और कहा कि मुमकिन है बाहर की फिजा में निकलते ही वो जिंदा न रहे। इस पर सोनाली ने कहा, मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। यहाँ कैद में जिंदा रहने से बाहर निकलकर मर जाना 1000 दर्जे बेहतर है। तब मारिया तैयार हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लिए चलती हूँ। मारिया ने मकबरे की दीवार के एक पत्थर को आहिस्ता से धक्का दिया। मारिया की ताकत बेपनाह थी। इस धक्के से पत्थर अपनी जगह से पीछे को खिसक गया। दूसरी बार जोर लगाने से पत्थर बाहर राहदारी में गिर पड़ा। यूं वहां एक कुशादा शगाफ पैदा हो गया। मारिया ने कहा, सोनाली, इस शगाफ में से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रही हूँ। सोनाली मकबरे से निकलकर राहदारी में आ गई। राहदारी जहाँ जाकर खत्म होती थी वहां एहराम की दीवार आ जाती थी। मारिया ने उस जगह भी दीवार में एक शगाफ डाल दिया। बाहर से ताजा हवा का झोंका अंदर आया। मारिया ने डरते डरते सोनाली की तरफ देखा। उसे खतरा था कि ताजा हवा के लगते ही सोनाली फौरन मर जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। सोनाली ने फौरन हवा में गहरा सांस लिया और खुश होकर बोली, मारिया बहन, हजारों बरस के बाद ताजा हवा कितनी प्यारी लगी है। और इसके साथ ही सोनाली एहराम की दीवार के शगाफ से निकलकर बाहर खुली हवा में आ गई। बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी। मारिया को अब भी अंदेशा था कि सोनाली जिंदा नहीं रहेगी, मगर ऐसा ना हुआ। खुदा जाने उसने कौन सा आबे हयात पी रखा था कि वो जिंदा थी, 5000 साल से जिंदा थी। मारिया ने धूप की रोशनी में सोनाली को गौर से देखा। वो एक नौजवान हबशी औरत थी। उसका लिबास हजारों साल पुराना था और कानों के बुंदों के ज़मुर्द बहुत अनमोल थे। आंखें मोटी मोटी स्याह थी। वो बड़ी खूबसूरत थी। मारिया ने कहा, सोनाली, इतनी मुद्दत के बाद तुम्हें बाहर की फिजा कैसी लग रही है? सोनाली ने लंबे लंबे सांस लिए, फिर चारों तरफ देखा और बोली, मारिया, हर शय बदल गई है। एहराम के पत्थर खस्ता हो रहे हैं। उस जमाने में इन पर नीला रंग किया हुआ था और यहाँ बाग था। उसके पीछे फिरौन के शाही महलात थे। फिर उसने कुछ फासले पर खड़े अबुल हॉल के बुत को देखकर कहा, यह भी टूट फूट गया है। जमाना किस कदर बदल गया है। मारिया कहने लगी, आखिर 5000 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं होती सोनाली। ये तो इन एहरामों का हौसला है कि अब तक सहरा में खड़े हैं और जमाने की गर्म सर्द हवाओं और बारिशों और तूफानों का मुकाबला कर रही हैं। आओ, तुम्हें शहर में लिए चलती हूँ। सोनाली बोली, क्या थीब्स का शहर अभी तक मौजूद है? मारिया ने कहा, जहाँ कभी थीब्स का शहर आबाद था वहाँ अब सिवाय गर्म उड़ती हुई रेत के और कुछ नहीं है। अब दरियाए नील के किनारे एक और शहर आबाद है जिसका नाम काहिरा है और यहाँ मुसलमान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत है। सोनाली हैरानी से बोली, ये मुसलमान कौन होते हैं? मारिया ने कहा, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं और नेकी और परहेजगारी की जिंदगी बसर करते हैं। सोनाली बोली, मुझे शहर की सैर कराओ मारिया, मुझे सैर करके खुशी होगी। मारिया कहने लगी, वो सामने दरख्तों की कितार देख रही हो ना, वो दरियाए नील के किनारे उगे हुए हैं, उस तरफ चली जाओ। उसकी दूसरी तरफ काहिरा का शहर आबाद है। कहीं तुम थक तो नहीं जाओगी? तुम्हें गर्मी तो महसूस नहीं हो रही? सोनाली ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जो अरक पी रखा है उसकी वजह से ना मैं थकती हूँ, ना मुझे गर्मी लगती है और ना भूख प्यास महसूस होती है। हाँ, कभी कभी नींद जरूर आ जाती है। मारिया हैरान हुई कि ये सारी बातें नाग, अंबर और मारिया की थीं, सिर्फ वो गायब नहीं थी।
उसने सोचा अगर अंबरनाग, केटी और थ्यूसोंग उसके साथ होते तो सोनाली से मिलकर उन्हें बहुत खुशी होती और हैरानी भी जरूर होती। सोनाली ने दरख्तों की कितार की तरफ चलना शुरू कर दिया। मारिया उसके ऊपर हवा में आहिस्ता आहिस्ता परवाज करती आगे बढ़ रही थी। उसे अब नाग का ख्याल आ रहा था कि वो एहराम में भी नहीं मिला। आखिर कहाँ चला गया है वो। दरियाए नील के पुल को अबूर करके मारिया और सोनाली काहिरा के शहर में दाखिल हो गईं। सोनाली 10वीं सदी के काहिरा शहर को देखकर बहुत हैरान हुई। उसका मुल्क बेहद बदल गया था। खूबसूरत मीनारों और नीले गुंबदों वाली मस्जिदों को देखकर सोनाली दंग रह गई। वो एक छते हुए बाजार में से गुजर रही थी। लोग सोनाली को ताज्जुब से देखते और गुजर जाते। वो उसे मुल्क हबशा की कोई शहजादी समझ रहे थे। अचानक सोनाली रुक गई। उसे पीछे से किसी ने आवाज दी थी। सोनाली ने मुड़कर देखा तो मुसर्रत से उसका चेहरा दमक उठा। वो सारंग था। वो सारंग कहकर एक हबशी नौजवान की तरफ दौड़ी। दोनों एक दूसरे को मिलकर खुशी से झूम उठे। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सोनाली अपने खामंद सारंग से मिल गई थी। मारिया ने सारंग को गौर से देखा। वो एक सेहतमंद हबशी नौजवान था और अच्छे कपड़ों में मलबूस था। सोनाली ने कहा, मारिया बहन, मैंने कहा था ना सारंग जिंदा है, इससे मिलो। ये मेरा खामंद सारंग है। सारंग ने ताज्जुब करते हुए कहा, सोनाली तुम किससे बात कर रही हो? मारिया को सारंग नहीं देख रहा था। सोनाली ने कहा, सारंग, मैं बहन मारिया से बात कर रही थी। तुम उसे नहीं देख सकोगे, मैं भी उसको नहीं देख सकती, मगर उसने मुझे मकबरे से बाहर निकाला है। अगर वो मुझे ना मिलती तो मैं शायद क़यामत तक तुम्हें ना मिल सकती। सारंग ने कहा, मैं भी मारिया बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मारिया ने आहिस्ता से कहा, ये बाजार है सोनाली, यहाँ से निकलकर दरिया की तरफ चलो, वहां चलकर बातें करती हैं। सोनाली सारंग को लेकर दरिया पर आ गई। सारंग ने मारिया का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, सोनाली, तुमसे मुझे मिलने की उम्मीद अब खत्म हो गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम 5000 बरस के बाद एक बार फिर एक दूसरे से मिल गए। मगर अब हमें एक शर्त हर हाल में पूरी करनी होगी, नहीं तो हम दोनों एक सेकंड में बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे। सोनाली ने सारंग की तरफ हैरानी से देखा और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो सारंग? मारिया ने भी सारंग से पूछा कि वो कौन सी शर्त है जिसका वो जिक्र कर रहा है। सारंग कहने लगा, मारिया बहन, जिस दरवेश हकीम ने मुझे आबे हयात का रख दिया था, उसने कहा था कि इसको पीकर तुम क़यामत की सुबह तक जिंदा रह सकती हो, मगर एक शर्त है, और यह शर्त यह है कि जब भी तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी बीवी सोनाली से होगी, तुम्हें फौरी तौर पर किसी ऐसे ज्योतिषी से मिलना होगा जो तुम्हें यह बताएगा कि तुम दोनों मौत से कैसे बच सकती हो। क्योंकि जब तक तुम दोनों जुदा रहोगे तुम मौत से बचे रहोगे, लेकिन जो ही तुम एक दूसरे से मिले तुम पर मौत अपना साया डाल देगी। और अगर अपनी मुलाकात के 7 रोज के अंदर अंदर तुम दोनों ने किसी माहिर ज्योतिषी से मशवरा ना लिया तो 7 दिन के बाद तुम दोनों एक पल में बूढ़े होकर मर जाओगे और तुम्हारी हड्डियां भी मिट्टी हो जाएंगी, क्योंकि असल में हम मर चुके हैं, सिर्फ अरक की वजह से जिंदा हैं। सोनाली को तो फिक्र लग गई। मारिया ने उसे तसल्ली दी और सारंग से पूछा, तुम इस शहर में रह रहे हो, क्या तुम किसी ऐसे ज्योतिषी को जानते हो जो अपने फन में माहिर हो और तुम्हें दुरुस्त मशवरा दे सके? सारंग बोला, मैंने पहले ही ऐसा ज्योतिषी तलाश कर रखा है। काहिरा से 10 मील दूर गांव में एक बूढ़ा ईसाई ज्योतिषी रहता है। हमें अभी जाकर उससे मिलना होगा। वही हमें दुरुस्त मशवरा दे सकेगा कि अब हम मौत से किस तरह बच सकते हैं। सोनाली ने कहा, तो फिर चलो अभी उसके पास चलते हैं। मारिया ने भी सोनाली के ख्याल की तायद की। सारंग ने उसी वक्त अपने मकान पर जाकर 2 घोड़े निकाले। एक पर सोनाली को सवार कराया, दूसरे पर खुद सवार हुआ और घोड़े को दौड़ाते वो काहिरा शहर से निकलकर दरिया के किनारे किनारे गांव की तरफ रवाना हो गए।